नैनो टेक्नोलॉजी और उसके अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन पर बात की जाएगी। इसका एप्लीकेशन यानी कि इसका अनुप्रयोग कहां पर है? हेल्थ सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, स्पेस के सेक्टर में, जिसकी रेंज जो होती है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होती है, उसे हम नैनो तकनीक के नाम से जानते हैं। इतना छोटा कि आपकी आंखों से तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, इवन कि माइक्रोस्कोप से भी एक से एक दवाएं इसमें बनाई जा रही हैं। एक से एक जो है वो इसका यूज जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो रहा है, इसका यूज जो है वो डिफेंस सेक्टर में हो रहा है, इसका यूज जो है वो रासायनिक क्षमता हो, जो उसकी भौतिक क्षमता हो वो अत्यधिक हो, बहुत ज्यादा, उससे बेहतर हो ही ना सके। जेनेटिक जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जीन को कट करके दूसरे जीन को ऐड करने के लिए भी हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। कम से कम ईंधन का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा जो है पावर डेवलप करने के लिए, जो है ईंधन दक्षता को बढ़ाने के लिए हम नैनो प्रोपेलेंट्स का प्रयोग कर रहे हैं, नैनो प्रोपेलेंट्स का यूज कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, यूपीएससी 2026 के संभव बैच में आप सबका स्वागत है। आज लेक्चर 8 है और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी पर, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी और उसके अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन पर बात की जाएगी। तो बच्चों, आज इस क्लास के अंदर जो हम देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं बच्चों नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, नैनो टेक्नोलॉजी में कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, क्यों ये बड़े छोटे स्तर पर ये टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, इसका एप्लीकेशन यानी कि इसका अनुप्रयोग कहां पर है, हेल्थ सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, स्पेस के सेक्टर में, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके जो है वो अदर फील्ड के अंदर, एनर्जी, ऊर्जा के क्षेत्र में, मतलब हर क्षेत्र में किस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, जिस पर बहुत सारे सवाल जो हैं वो प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो उन सब के बारे में आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बच्चों, हम लोग एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि अगर आप हमारा डिटेल बैच पढ़ना चाहते हैं और लक्ष्य कर रहे हैं यूपीएससी 2026 को, तो अगर एक साल के कोर्स को आप लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ इंग्लिश हिंदी में प्रहार बैच अवेलेबल है और टाइटन में इंग्लिश बैच अवेलेबल है, और सिर्फ इसकी फीस 9,999 रुपए से शुरू है। अगर आप 2027 यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो 2 साल का हमारा संकल्प बैच हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है, और इंग्लिश में पिनाकल बैच अवेलेबल है जो मात्र 13,499 रुपए से शुरू है। 3 साल का अगर आप बिल्कुल बेसिक बैच लेना चाहते हैं, यानी यूपीएससी 2028 को टारगेट कर रहे हैं, तो आप हमारा प्रारंभ बैच ले सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है, खासकर की जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उनके लिए अवेलेबल है, 31,999 से शुरू है। तो बच्चों, ये कुछ इंफॉर्मेशन है, उनके बाद मैं शुरू करता हूं नैनो तकनीक के बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो का मतलब ये होता है कि बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल? तो अगर मैं एक अंदाजा लगाने की बात करूं तो 1 मीटर के अरबवें हिस्से, यानी 1 मीटर का जो अरबवां हिस्सा होता है, बिलियन पार्ट होता है, बिलियन पार्ट ऑफ 1 मीटर, या 1 मीटर का अरबवां जो हिस्सा होता है उसे नैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए, वो टेक्नोलॉजी जो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में प्रयोग की जाती है, यानी ऐसी तकनीक जिसकी रेंज जो होती है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होती है, उसे हम नैनो तकनीक के नाम से जानते हैं। तो ये जो नैनो तकनीक है बच्चों, 1 नैनोमीटर से मैंने बताया 100 नैनोमीटर के बीच में अगर कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, कोई भी पदार्थ अगर आप बनाते हैं, कोई भी अगर मैटर आप बनाते हैं, कोई भी मशीन बनाते हैं, कोई भी ड्रग बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो वो सब नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। अब बात यहां पर आती है कि भाई ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है बच्चों, नैनो टेक्नोलॉजी, अच्छा एक चीज ये भी देख लीजिए कि नैनो टेक्नोलॉजी नैनो जो लेवल है, यानी कि नैनो जो स्केल है वो कितनी छोटी होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो रेत का कण होता है वो लगभग 1 मिलीमीटर का होता है, 1 मिलीमीटर। और आपका जो कह सकते हैं कि आपकी आरबीसी होती है वो 10 माइक्रोमीटर की होती है। और नैनोमीटर की अगर बात की जाए बच्चों, तो ये आप समझ लें कि आपका जो परमाणु होते हैं वो 0.1 नैनोमीटर के होते हैं, और एक मॉलिक्यूल जो होता है, एक अणु जो होता है वो 1 नैनोमीटर का होता है, और एक वायरस जो है वो 100 नैनोमीटर का होता है। तो मतलब सोचिए कितना छोटा, इतना छोटा कि आपकी आंखों से तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, इवन कि माइक्रोस्कोप से भी नैनो स्केल पर चीजों को देखना बहुत मुश्किल है। तो अब सवाल यहीं पर उठता है बच्चों कि नैनो टेक्नोलॉजी में आखिर ऐसा क्या किया जाता है जो ये टेक्नोलॉजी इतनी दुनिया
में रेवोल्यूशन ला रही है। एक से एक दवाएं इसमें बनाई जा रही हैं, एक से एक जो है वो इसका यूज जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो रहा है, इसका यूज जो है वो डिफेंस सेक्टर में हो रहा है, इसका यूज जो है वो आपके स्पेस के सेक्टर में हो रहा है। तो आखिर ये जो वंडर टेक्नोलॉजी है, ये जो आश्चर्यजनक तकनीक है, इसको इतने छोटे स्केल पर क्यों किया जा रहा है, यानी कि ये जो चीजें बनाई जा रही है इतने छोटे स्तर पर क्यों बनाई जा रही हैं, और आखिर इसमें कौन सी ऐसी चीज की जा रही है जिसकी वजह से इसमें इतने वंडर प्रोडक्ट यानी कि इतने बेहतरीन प्रोडक्ट और इतने जो है वो आश्चर्यजनक जो है पदार्थों का निर्माण या इतने आश्चर्यजनक जो है मशीनों का निर्माण हो पा रहा है। तो इसमें दो सवाल निकलकर सामने आते हैं, थोड़ा सा इसको समझना होगा। पहला सवाल यह है कि इतने छोटे पहला सवाल यह है कि इसमें किया क्या जा रहा है, और दूसरा सवाल यह है कि इतने छोटे स्तर पर ही क्यों किया जा रहा है, यानी कि नैनो स्केल पर ही ये मशीनें क्यों बनाई जा रही, नैनो स्केल पर ही ये दवाइयां क्यों बनाई जा रही हैं। तो दो सवाल है। पहला सवाल कि आखिर नैनो टेक्नोलॉजी में जो नए पदार्थ या नए मटेरियल या नई मशीनें बनाई जा रही हैं उनको कैसे बनाया जा रहा है, और दूसरा इतने छोटे स्तर पर ही क्यों बनाया जा रहा है, इतने छोटे स्केल पर ही क्यों बनाया जा रहा है, ऐसी स्केल जो कि आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ती है, आखिर उसमें ही क्यों ऐसा जो इन पदार्थों को या इन मॉलिक्यूल्स को बनाया जा रहा है। तो दोनों सवालों के मैं यहां पे जवाब दूंगा जिससे कि आपको ये नैनो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पहला सवाल यह है कि इसमें किया क्या जा रहा है। तो याद रखिएगा बच्चों, इस दुनिया में जितने भी पदार्थ होते हैं, जो भी पदार्थ इस दुनिया में मौजूद हैं, उन पदार्थों जो पदार्थ होता है वो पदार्थ जिन अणुओं से बना होता है, ठीक है, यानी कि वो जिन अणुओं तथा परमाणुओं से मिलकर बना होता है, कोई भी पदार्थ हमारे आसपास मौजूद है तो वो जिन अणुओं तथा परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उन अणुओं तथा परमाणुओं का जो बेसिक फीचर होता है, वो बेसिक फीचर एग्जैक्टली जो होता है वो डिपेंड करता है वो उनके अणुओं मान लीजिए कि कोई भी पदार्थ है, उसका जो अणु है उसमें परमाणु किस तरीके से अरेंज है, यानी उसमें परमाणु किस तरह से व्यवस्थित है। अब आप इसको थोड़ा सा इस तरह से एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपने कार्बन लिया, ठीक है, कार्बन लिया। अब अगर वही कार्बन बच्चों, अगर वही कार्बन जो है, अगर ऐसे ऐसे जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, अगर कार्बन 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 कार्बन, जहां जहां पर ये आप ब्लैक देख रहे हैं वहां पर अगर हमने कार्बन यानी कि कार्बन के एटम्स को, परमाणु को अगर हमने ऐसे अरेंज कर दिया, तो ये इस तरीके से अगर हमने कार्बन को अरेंज कर दिया तो जो पदार्थ बनता है वो बन जाता है डायमंड। डायमंड का मतलब यह है कि हीरा बन जाता है। अब हीरे की प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो ये दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ है, सबसे मजबूत पदार्थ है, और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, यानी विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि अगर हमने इस एटम यानी हीरे के जो मॉलिक्यूल थे, हीरे के जो अणु थे, उनमें जब हम हीरा जो है प्योर कार्बन से बना होता है, तो उसमें जब कार्बन को हमने अरेंज किया तो कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया, तो इससे हीरा जो इससे जो इस तरीके से अरेंजमेंट से जो पदार्थ बना उसे हम हीरा कहते हैं। और हीरे की प्रॉपर्टी ये होती है कि हीरा जो है बैड कंडक्टर यानी कि विद्युत का कुचालक होता है, और साथ ही साथ ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। लेकिन अगर बच्चों इसी कार्बन को निकाल दिया जाए, इसी कार्बन के गोलों को हम अलग कर दें, सारे कार्बन के एटम को अलग कर दें, और इसी कार्बन एटम को हम ऐसे अरेंज कर दें, वही कार्बन एटम है, कार्बन को हमने नहीं बदला, बस उसका अरेंजमेंट बदल दिया, इसी कार्बन को हमने कुछ इस तरीके से बच्चों अरेंज कर दिया जैसे यहां पर आप देख रहे हो। तो इस तरीके से जब कार्बन को ऐसे अरेंज कर दिया, ऐसे ना करके ऐसे अरेंज कर दिया, तो जो पदार्थ बनता है वो ग्रेफाइट बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? ऐसा पदार्थ ग्रेफाइट कहलाता है। तो ये पदार्थ ग्रेफाइट कहलाता है। और अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये सॉफ्ट होता है, यानी कि बहुत ज्यादा नरम होता है, और ये क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो मैं यहां पर यह बताना चाहता था कि जो भी इस दुनिया में पदार्थ मौजूद हैं, उन पदार्थों की जो प्रॉपर्टी होती है, उनका जो गुण होता है, वो डिपेंड करता है कि उनके अंदर जो मौजूद अणु तथा परमाणु हैं वो कैसे अरेंज हैं, कैसे व्यवस्थित हैं। अगर व्यवस्था कार्बन की ऐसी हो जाए तो ये जो पदार्थ बनता है वो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट पदार्थ बनता है, यानी कि सबसे ज्यादा मजबूत पदार्थ बनता है, और जो है विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन उसी कार्बन को हमने ऐसे अरेंज कर दिया बच्चों, तो ये पदार्थ बन जाता है ग्रेफाइट, जिसे हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं, और ये विद्युत का सुचालक होता है, और साथ ही साथ जो है वो सॉफ्ट होता है। तो मतलब ये है कि ये कार्बन, ये जो
एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी अगर अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया जाए तो पदार्थों का जो व्यवहार होता है, जो पदार्थों का गुण होता है वो बदल जाता है। तो बिल्कुल बच्चों यही साइंस को अपनाया गया है नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर। नैनो टेक्नोलॉजी में वैज्ञानिकों ने देखा कि व्यवस्था में परिवर्तन लाने की वजह से यानी कि आपके अणुओं तथा परमाणुओं की व्यवस्था में बदलाव करने की वजह से जो है वो पदार्थों के अलग अलग गुण पाए जाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना हम अपने हिसाब से जो है पदार्थों के अंदर मौजूद एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उन या परमाणु तथा अणु होते हैं, उनकी व्यवस्था में अपने हिसाब से हम क्यों ना परिवर्तन लाए। और हो सकता है हम अपने हिसाब से परिवर्तन लाए तो कुछ ऐसा पदार्थ बन जाए जो आज तक इस धरती पर नहीं मौजूद था, जो इस धरती पर मौजूद जो प्राकृतिक पदार्थ हैं उनसे थोड़ा सा अलग हो, उनसे बेहतर हो। तो वैज्ञानिकों ने यही काम किया और वही कार्बन को उसी कार्बन को वो तो नेचुरल था लेकिन उसी कार्बन को फुटबॉल शेप में ऐसे ऐसे करके पूरे फुटबॉल के शेप में इसको अरेंज कर दिया। जब फुटबॉल के शेप में इसको अरेंज कर दिया तो बच्चों एक ऐसा पदार्थ बना जिसको बकमिंस्टर फलरेंस कहा गया या फलरीन कहा गया। आज नैनो प्रौद्योगिकी के अंदर जो नैनो मेडिसिन है या नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स है उनमें आज इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, व्यवस्था में परिवर्तन। वहां पर व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी तो डायमंड था, ऐसी व्यवस्था हुई तो ग्रेफाइट हो गया, यानी उसके गुण आ गए। और ऐसे वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से वैज्ञानिकों ने लैब के अंदर इस तरीके से कार्बन के अणुओं की व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया तो एक नैनो टेक्नोलॉजिकल पदार्थ बन गया जो कि आज नैनो मेडिसिन के अंदर, नैनो चिकित्सा के अंदर इसका भरपूर उपयोग किया जा रहा है, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका भरपूर उपयोग किया जा रहा है। फिर हम बात करें, उसी कार्बन को हमने ऐसे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में अरेंज कर दिया, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में इसको अरेंज कर दिया तो ये बन गया नैनो ट्यूब बन गया। ठीक है, आज इसका भी यूज जो है नैनो टेक्नोलॉजी में किया जा रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी में इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल इससे भी अलग है, बिल्कुल अलग है। उसी कार्बन को जो हमने ऐसे हेक्सागोनल शेप में, जैसे कि आप देखते हैं मधुमक्खी के छत्ते देखते हैं, तो मधुमक्खी के छत्ते के रूप में इसको अरेंज कर दिया। मधुमक्खी के छत्ते के रूप में जब अरेंज कर दिया तो ये जो पदार्थ बना इसे वैज्ञानिकों ने ग्राफीन नाम दिया और ये ग्राफीन इतना ज्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट बना कि आज वंडर प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। यूपीएससी ने इसके बारे में सवाल पूछा। ग्राफीन इतना वंडरफुल प्रोडक्ट है बच्चों कि ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर भी है, बहुत अच्छा जो है सुचालक भी है। इसके अलावा जो है ये जो है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल मतलब काफी लचीला भी है। इसके अलावा मजबूत भी है और साथ ही साथ सिर्फ 1 mm की शीट यानी 1 mm सेंटीमीटर के 10वें भाग की मोटी शीट अगर बनाई जाए तो उसमें लगभग ग्राफीन की 40 लाख शीट अरेंज हो सकती है, इतना पतला है। तो आज इसका उपयोग जो है सोलर पैनल्स बनाने में, स्क्रीन्स बनाने में, इसके अलावा इसका जो है उपयोग है जो है सेंसर्स बनाने में, हर जगह पे इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो सीधी सी बात है बच्चों कि पदार्थों के, अब आप इसमें एक सवाल उठा सकते हैं कि सर क्या कार्बन के ही एटम के अरेंजमेंट चेंज करने से जो है वो इस तरह से नैनो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनते हैं? नहीं बेटा, आप किसी और पदार्थ से भी बना सकते हैं। आप नाइट्रोजन के एटम से बना सकते हैं, कार्बन के एटम से बना सकते हैं, ऑक्सीजन के एटम से बना सकते हैं। यहां पर इजी समझाने के लिए आपको कार्बन का एग्जांपल दिया गया है। आ रही बात समझ में? तो कार्बन का नेचुरल अरेंजमेंट कुछ, ये जो दोनों थे ये कार्बन के नेचुरल अरेंजमेंट थे। इनकी दोनों की प्रॉपर्टी अलग है क्योंकि अरेंजमेंट अलग अलग है। ये जो पदार्थ आप नीचे की तरफ देख रहे हैं ये नैनो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं। इनमें जो है अरेंजमेंट चेंज कर करके वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से जो है वो नए नए पदार्थों का निर्माण किया और आज इनका प्रयोग जो है नैनो टेक्नोलॉजी में हो रहा है। तो एक बात यहां पर बच्चों आप लोगों को स्पष्ट हो जानी चाहिए कि आखिर नैनो टेक्नोलॉजी में किया क्या जा रहा है। तो नैनो टेक्नोलॉजी में किया क्या जा रहा है कि हम अणुओं तथा परमाणुओं की व्यवस्था में परिवर्तन करके नए नए पदार्थों, नए नए गुणधर्मों के पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं। नए नए पदार्थों का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको होप की समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात ये आ जाती है बच्चों, दूसरा सवाल यहां पर यह आ जाता है कि बच्चों ये जो अरेंजमेंट की गई, ये बात तो समझ में आ गई कि नैनो टेक्नोलॉजी में अरेंजमेंट में बदलाव किया जाता है तो पदार्थों का जो है वो गुणधर्म बदल जाता है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन सर इतने छोटे स्तर पर क्यों किया जा रहा है, यानी कि नैनो स्केल पर क्यों किया जा रहा है? तो नैनो, याद रखिएगा बच्चों, इसके लिए सीधा सा जवाब है, मैं आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगा, बस सीधा सा जवाब है।
जितने चीजें जितनी ज्यादा छोटी होती हैं उनका जो है सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया होता है, उतना ही ज्यादा जो है वो जो पदार्थ होता है, ठीक है, पदार्थ के अणु जो होते हैं उतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उतने ज्यादा जो है अभिक्रियाशील होते हैं, उतना ज्यादा उनकी क्षमता होती है, उतनी ज्यादा जो है वो उनकी जो है वो किसी भी रिएक्शन में मतलब किसी भी चीज को अवशोषित करने की, किसी चीज को एब्जॉर्ब करने की, किसी चीज को रिफ्लेक्ट करने की, किसी चीज को किसी चीज में जो है वो किसी तरीके से जो है वो कंडक्टिविटी शो करने में, इन सब में जो है उनका ज्यादा से ज्यादा जो है वो योगदान, मतलब उनका उनकी जो कह सकते हैं ना कि उनकी पावर होती है, उनकी जो पावर होती है वो ज्यादा होती है। किस पर डिपेंड करती है? सरफेस एरिया पर। यानी किसी भी पदार्थ का जो सरफेस एरिया होगा बच्चों, ठीक है, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, जितना ज्यादा पदार्थ का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उतना ही ज्यादा वो पदार्थ उतना ही अभिक्रियाशील होगा, उतना ही ज्यादा जो है उसके अंदर जो क्षमताएं होंगी, जो भी उसकी रासायनिक या भौतिक क्षमताएं होंगी उतनी ही ज्यादा होंगी। तो याद रखिएगा, पदार्थ की जो क्षमताएं होती हैं, चाहे भौतिक या रासायनिक क्षमताएं होती हैं, वो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर डिपेंड करती हैं। और पृष्ठ क्षेत्रफल किस चीज का ज्यादा होता है? जिसका जो है जो कह सकते हैं कि जो एरिया होता है, यानी कि जिसका जो जितना ज्यादा छोटा होता है, पदार्थ को जितना ज्यादा चीजें जितनी छोटी होती जाती हैं उतना ही ज्यादा उनका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता जाता है। तो याद रखिएगा, जितनी छोटी चीज होगी बच्चों, जितनी छोटी चीज होगी उसका पृष्ठ क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा होगा, और पदार्थ की जो अभिक्रियता होगी, पदार्थ की जो क्षमता होगी, रासायनिक या भौतिक क्षमता होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम इसी वजह से, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पदार्थ नैनो टेक्नोलॉजी में बने उसकी जो रासायनिक क्षमता हो, जो उसकी भौतिक क्षमता हो, वो अत्यधिक हो, बहुत ज्यादा, उससे बेहतर हो ही ना सके। तो इसलिए हम उसको उतने छोटे स्तर पर करते हैं जितने छोटे स्तर पर पॉसिबल हो सकता है, और सबसे छोटा स्तर जो पॉसिबल हो सकता है वो हो सकता है नैनो स्केल। तो इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों की पदार्थ की क्षमता को बढ़ाने के लिए, पदार्थ की भौतिक गुणों की क्षमता को या रासायनिक गुणों की क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें उसे छोटा करना, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल को छोटा करना पड़ता है। और पृष्ठ क्षेत्रफल तभी छोटा होता है जब उसका साइज जो होता है वो छोटा होता जाता है, और सबसे छोटा साइज जो हो सकता है वो नैनो स्केल होता है, क्योंकि नैनो स्केल से अगर छोटे पर हम जाएंगे तो फिर परमाणु से भी छोटे स्तर पर हमें जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो परमाणु जो होते हैं, परमाणु या अणुओं का जो अरेंजमेंट होता है वो हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में उनके परमाणुओं या अणुओं की जो कह सकते हैं कि अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था होती है, उसमें हम बदलाव करें, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा पृष्ठ क्षेत्रफल मिल सके, जिससे कि हमारा जो उसका भौतिक गुण या रासायनिक गुण है वो ज्यादा से ज्यादा हमें प्राप्त हो सके। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं कि आखिर नैनो टेक्नोलॉजी में किया क्या जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी में अणुओं तथा परमाणुओं की व्यवस्था में बदलाव करके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में नए नए भौतिक गुणों तथा रासायनिक गुणों के पदार्थों का निर्माण किया जाता है। फिर इतने छोटे स्तर पर क्यों किया जाता है? क्योंकि हम छोटे स्तर पर ही ज्यादा से ज्यादा पृष्ठ क्षेत्रफल हासिल कर सकते हैं पदार्थ का, और ज्यादा से ज्यादा पृष्ठ क्षेत्रफल हासिल होगा तभी जो है हमें कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है भौतिक और रासायनिक गुण की क्षमता जो है हमें प्राप्त हो सकेगी। इसी वजह से हम उसे नैनो स्केल पे करते हैं। नैनो स्केल से नीचे नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो तकनीकी रूप से सक्षम ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए नैनो स्केल ही सबसे छोटी स्केल मानी जाती है जिस पर यह काम हो सकता है। तो जितना भी काम किया जा रहा है बच्चों आज नैनो टेक्नोलॉजी में, वो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में किया जा रहा है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों की नैनो टेक्नोलॉजी में हो क्या रहा है यह बात आपको 100% समझ में आ गई कि क्या हो रहा है और आखिर इतने छोटे स्तर पर ही यह तकनीक क्यों उपयोग में लाई जा रही है। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। और इतने छोटे स्तर पर हम क्यों कर पा रहे हैं? इतने छोटे स्तर पर यानी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में हम चीजों को देख नहीं सकते हैं आंखों से, क्या आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि तब आपको अणु तथा परमाणु स्पष्ट रूप से को देखना होता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए एक माइक्रोस्कोप ने काम किया जिसने पूरी दुनिया बदल दी नैनो टेक्नोलॉजी की, और उस माइक्रोस्कोप का नाम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। अगर ये स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप ना होता तो हम इस स्तर के यानी कि 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक की स्केल पर चीजों को देख ही ना पाते, और जब देख ना पाते तो इनके अरेंजमेंट यानी इनकी व्यवस्था में परिवर्तन भी ना कर पाते। तो हम अरेंजमेंट में यानी व्यवस्था में परिवर्तन तभी कर पा रहे हैं जब 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर की स्केल में चीजों को देख पा रहे हैं। और ये देखना
देख पाना पॉसिबल हुआ है एक विशेष माइक्रोस्कोप की वजह से, जिसे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, नैनो टेक्नोलॉजी में किया क्या जा रहा है, इतने छोटे स्तर पर क्यों किया जा रहा है और इतने छोटे स्तर पर हम कैसे कर ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की खोज की वजह से ही एग्जैक्टली 1981 में जब इसकी खोज हुई, आविष्कार हुआ, खोज नहीं आविष्कार कह सकते हैं, तो आविष्कार हुआ, उसके बाद ही जो है दुनिया में नैनो टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन या क्रांति आ सकी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा, ये स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जो है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था नैनो टेक्नोलॉजी में। अब बात करते हैं बच्चों, जो ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं वो अनुप्रयोग पर पूछे जाते हैं कि एग्जैक्टली ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसका अनुप्रयोग कहां पर है। तो बच्चों, इसका जो अनुप्रयोग है, नैनो टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग बहुत सारी जगहों पर है। जैसे अगर मैं बात करूं तो नैनो टेक्नोलॉजी का जो अनुप्रयोग की अगर बात की जाए तो नैनो टेक्नोलॉजी का आज जो अनुप्रयोग हो पा रहा है वो सबसे ज्यादा उपयोग हो पा रहा है बच्चों चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में इसका ज्यादा उपयोग हो पा रहा है, यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में जो है इसका बहुत ज्यादा उपयोग हो पा रहा है। आज जो है बनाए जा रहे हैं बच्चों नैनो बॉट बनाए जा रहे हैं, नैनो बॉट बनाए जा रहे हैं। ये जो नैनो बॉट है ये एक प्रकार के छोटे छोटे रोबोट हैं जो आपको आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, और ये नैनो बॉट जो है हमारी बॉडी में जाकर किसी भी ऑर्गन की छोटी सी छोटी माइन्यूट से माइन्यूट सर्जरी करने में सक्षम है। तो नैनो बॉट्स का उपयोग किया जा रहा है बच्चों सर्जरी के लिए, ऐसी सर्जरी के लिए यानी आपके ब्लड वेसल से आप ये नैनो बॉट्स डाले जाएंगे, नैनो बॉट जाएंगे और इनको गाइड किया जाएगा बाहर से, और ये जाएंगे आपके जिस ऑर्गन में सर्जरी करनी होगी वहां पर जो है वो छोटी छोटी कोशिकाओं को काट कर, ठीक है, कोशिकाओं को, ऊतकों को काट कर निकाल कर बाहर कर देंगे, वहीं पर ये छोटा सा स्टिच लगाकर और वापस जो है उन्हीं ब्लड वेसल से इनको बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब आपको ना ब्लड निकलेगा, ठीक है, छोटा सा जैसे इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन के जरिए डाल दिया जाएगा, आपकी बॉडी में जाएंगे, सर्जरी करेंगे और सर्जरी करके बाहर आ जाएंगे। मतलब कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बैठे बैठे ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के साथ बात करते हुए, चाय और कॉफी पीते हुए आपकी सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? नैनो बॉट की वजह से। नैनो बॉट जो है सर्जरी में यूज हो रहे हैं, साथ ही साथ हमारी दवाओं को पहुंचाने में, हमारे शरीर में टारगेट दवाओं को पहुंचाने के लिए, यानी कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, अभी क्या होता है हमारे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन जो दवा हम खाते हैं सर दर्द की वो हमारे पेट में भी असर करती है, हमारे जो है हाथों में भी पहुंचती है, हमारे अन्य अंगों तक पहुंचती है। तो जरूरी नहीं कि हर जगह वो फायदा पहुंचाए, हो सकता है हमारे सर के दर्द को तो दूर कर रही है लेकिन अन्य अंगों को हो सकता है वो खराब कर रही हो। ठीक है, तो इसलिए अब टारगेट मेडिसिन का जमाना आ गया है कि भैया सर में दर्द है तो सीधे सर दर्द को दूर, सर दर्द में जो दवा सर में पहुंचे, मस्तिष्क में पहुंचे और वहां के दर्द को दूर करे, अन्य अंगों को किसी भी प्रकार से प्रभावित ना करे। तो आजकल जो टारगेट मेडिसिन का जमाना आ रहा है, टारगेट मेडिसिन का मतलब ये हो जाता है कि ये मेडिसिन का जमाना आ रहा है जिसमें क्या होगा कि आप जो है नैनोबॉट्स की मदद से टारगेट ऑर्गन्स तक सीधे मेडिसिन को पहुंचा देंगे, जिससे वो वहीं पर असर करेंगी, अन्य जगहों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो टारगेट मेडिसिन में इन नैनोबॉट्स का यूज किया जा रहा है। नैनोबॉट्स का मैंने आप लोगों को आईवीएफ टेक्नोलॉजी बताई थी, जिसमें मैंने बताया था स्पर्म्स होते हैं, ओवम होते हैं, स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज किया जाता है, निषेचित किया जाता है, मैंने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया था। तो निषेचन के लिए, स्पर्म और ओवम को निषेचन करने के लिए आईवीएफ टेक्नोलॉजी में हम लोग पहले माइक्रो इंजेक्शन का यूज करते थे, स्पर्म को ओवम के साथ जो है फर्टिलाइज करने के लिए, निषेचित करने के लिए। लेकिन अब जो है कुछ माइक्रो रोबोट्स आ चुके हैं, ठीक है, सॉरी नैनो रोबोट्स आ चुके हैं जो स्पर्म को पकड़कर लेकर जाएंगे और ओवम के साथ यानी अंडाणु के साथ निषेचित करा देंगे। तो आईवीएफ टेक्नोलॉजी यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो तकनीक है उनमें जो है वो यूज हो रहा है नैनोबॉट्स। तो ऐसे नैनोबॉट्स होंगे, ये शुक्राणु को यानी स्पर्म को ऐसे पकड़कर ले जाएंगे, यहां पर देखिए ऐसे पकड़कर ले जाएंगे और अंडाणु के साथ इसको निषेचित करा देंगे। तो आज प्रिसाइज यानी एक्यूरेसी के साथ निषेचन कराने के लिए, यानी सटीक निषेचन कराने के लिए, शुक्राणुओं को अंडाणु के साथ निषेचित करने के लिए हम लोग नैनोबॉट्स का उपयोग कर रहे हैं। तो नैनोबॉट्स का प्रयोग किया जा रहा है बच्चों आईवीएफ टेक्नोलॉजी में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के अंदर इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा इस नैनोबॉट्स जो होते हैं, नैनो रोबोट्स जो होंगे, इनमें सेंसर होंगे, सेंसर की मदद से बहुत सारी बीमारियों का पता भी जो है नैनोबॉट्स की मदद से करा जाएगा। तो बीमारियों का पता लगाने के लिए, बीमारियों का पता लगाने में, ठीक है, पता लगाने में जो है वो भी लगाने में भी जो है नैनोबॉट्स का प्रयोग किया जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी आपकी बॉडी में डाल दिए जाएंगे, जहां पर भी बीमारियां, सेंसर्स होंगे, जहां पर भी बीमारियां होंगी उनको डिटेक्ट करने में जो है नैनोबॉट्स का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है बच्चों,
इसके अलावा और कहां पर यूज हो रहा है? हार्ट अटैक के लिए, हार्ट अटैक को पहले से ही डिटेक्ट कर लेने के लिए एग्जैक्टली जो है नैनोटेक डिटेक्टर्स बनाए जा रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी। और कहां, मतलब नैनोबॉट्स तो अलग अलग मैंने बता दिया यूज हो रहे हैं। नैनोबॉट्स के अलावा जो है नैनो टेक्नोलॉजी कहां पर चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूज हो रही है, वो वहां पर मैं बात कर रहा हूं। तो हार्ट अटैक को बहुत पहले से पता लगाने के लिए नैनोटेक डिटेक्टर बनाए जा रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर। इसके अलावा धमनियां जो होती हैं, उन धमनियों में कहां पर जो है रुकावट हो चुकी है, इसका पता लगाने के लिए जो है कुछ जो है नैनो चिप्स बनाई जा रही हैं। उन नैनो चिप्स की मदद से हम पहले से ही पता लगा लेंगे कि एग्जैक्टली कहां धमनियों में रुकावट हो रही है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो यह भी नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से मदद से किया जा रहा है। नेत्र शल्य चिकित्सा यानी आंखों की सर्जरी, कैंसर में कीमोथेरेपी यानी केमिकल से दी जाने वाली थेरेपी कैंसर के रोगियों को, तो इन सब में भी नैनो कैरियर्स का प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि आंखों की सर्जरी में और कीमोथेरेपी में भी जो है नैनो कैरियर मेडिसिन का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा आपकी बॉडी में डायबिटिक पैड, आपकी जो लोग ब्लड शुगर के मरीज होते हैं, उन ब्लड शुगर के मरीजों को जो है वो रेगुलर उनकी बॉडी में कितना ब्लड शुगर मेंटेन है उसको जांच करने के लिए, मतलब 24 घंटे उनकी ब्लड शुगर की जांच होते रहे और होती है, जिससे पता चलता रहे कि उनकी बॉडी में किस समय कितना ब्लड शुगर मौजूद है। तो उसकी जांच के लिए डायबिटिक पैड बनाया जा रहा है, जिससे कि हर एक जो है शुगर के मरीज को हमेशा उसको पता चलता रहे कि उसकी बॉडी में कितना शुगर लेवल है, कब उसको शुगर खानी है, कब शुगर नहीं खानी है, ठीक है, कब उसको जो है मतलब कब उसको दवा खानी है, कब उसको इंसुलिन लगाना है, उसी के हिसाब से वो चीजों को मैनेज कर पाए। इसके अलावा मस्तिष्क संबंधी विकारों को चिकित्सीय उपचार के लिए, यानी कि ब्रेन संबंधित जो बीमारियां हैं उनका पता लगाने के लिए, उनके इलाज के लिए भी नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा जो है बहुत सारे नैनो स्पॉन्जेस बनाए जा रहे हैं, नैनो स्पॉन्ज बनाए जा रहे हैं जो हमारे ब्लड वेसल्स में जाकर जितनी भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, टॉक्सिक मटेरियल को हमारे ब्लड से बाहर निकाल लेंगे। नैनो स्पॉन्ज बनाया जा रहा है। नैनो फ्लेयर्स बनाई जा रही हैं रक्त प्रवाह में कैंसर कोशिकाओं का पता करने के लिए। तो नैनो फ्लेयर्स बनाए गए हैं किसके लिए बच्चों? कि हमारे रक्त प्रवाह में जो है वो जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उनका पता करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में या डीएनए को जो है वो सीक्वेंस करने में भी नैनो टेक्नोलॉजी को का यूज किया जा रहा है। डीएनए को एक जगह पे, मैंने डीएनए में जैसे हम लोग जीन थेरेपी करते थे ना, तो एक डीएनए को कट करके दूसरा डीएनए जो है जोड़ देते थे, तो इस डीएनए को कट करने के लिए और जोड़ने के लिए भी नैनो रोबोट या नैनो बॉट्स का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जा रहा है बच्चों। इसके अलावा अभी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई थी यानी कोरोना वैक्सीन बनाई थी, तो उसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा जो है वो हल्दी में करक्यूमिन नाम का केमिकल होता है जो एंटी कैंसर होता है। इसके अलावा जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसका उपयोग आजकल बहुत किया जा रहा है। हल्दी में पाया जाता है ये केमिकल, लेकिन ये केमिकल बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो अब क्या किया है वैज्ञानिकों ने, नैनो फॉर्मुलेशन, करक्यूमिन नाम का केमिकल जो हल्दी में पाया जाता है उसका नैनो फॉर्मूला तैयार किया है, जो बॉडी में आसानी से जाकर एब्जॉर्ब हो जाएगा और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमें बचाएगा, ठीक है। तो नैनो करक्यूमिन नैनो फॉर्मुलेशन को भी नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया गया है। इसी के साथ साथ कोरोना वैक्सीन में एमआरएनए वैक्सीन बनाई गई थी, कोरोना में एमआरएनए वैक्सीन, उसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। तो नैनो टेक्नोलॉजी का बच्चों बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। अब बात आती है कि नैनो टेक्नोलॉजी का और कहां पे यूज हो रहा है? तो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है बच्चों कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें उर्वरक को पहुंचाने के लिए, फर्टिलाइजर्स को प्लांट के हर एक सेल तक, प्लांट की हर एक जो है वो मतलब कह सकते हैं प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर्स बनाए जा रहे हैं, जो जब पौधे को जितनी जरूरत है फर्टिलाइजर्स की, जितनी ज्यादा उर्वरक की जरूरत है, उस समय जो है वो फर्टिलाइजर्स जो है हमारे पौधों को मिलते रहे। जैसे होता क्या है कि खेतों में हमने क्या किया कि एक साथ उर्वरक डाल दिया, अब कभी खेतों में उस वक्त उतनी उर्वरक की जरूरत नहीं थी जितनी हमने डाल दी, तो एक्स्ट्रा जो उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं, वो भी हमारे खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप नैनो फॉर्मुलेशन उर्वरक तैयार किए जा रहे हैं खेतों के लिए, कि आपने खेतों में डाल दिया, वो धीरे धीरे जो है हमारे जमीन में, हमारे मृदा में एब्जॉर्ब होते रहेंगे और धीरे
धीरे धीरे जो है पौधों को पहुंचते रहेंगे जब जब उनको जरूरत होगी। तो ऐसे कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर्स यानी नियंत्रित मुक्त उर्वरक भी बनाए जा रहे हैं जो धीरे धीरे पहुंचकर, जिससे क्या होता है कि हमारे मृदा प्रदूषण भी नहीं होता है, पौधों को जब जरूरत होती है उतना उर्वरक मिल जाता है और हमें ज्यादा अमाउंट में उर्वरक खर्च भी नहीं करना होता है। इसके अलावा पौधों की विभिन्न बीमारियों का पता लगाने के लिए बायोसेंसर्स को डेवलप किया जा रहा है। पौधे कैसे काम करते हैं, उनका शरीर कैसे काम करता है, उनकी बॉडी, उनका प्लांट की जो बॉडी होती है वो कैसे काम करती है, उसको समझने में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि रसायनों की आपूर्ति यानी कि प्लांट्स के अंदर जैसे कि नैनो उर्वरक को पहुंचाया जा रहा है, उसी तरीके से जो है वो अन्य केमिकल्स को, ठीक है, पहुंचाने के लिए जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। सूक्ष्म पोषक तत्वों, डीएनए, आरएनए की आपूर्ति, यानी कि जैसे हम लोग जीएम क्रॉप्स यूज करते थे तो उसमें डीएनए को कट, किसी एक जीव के डीएनए को हम पौधों के डीएनए में ऐड कर देते थे, पौधों के जीन में ऐड कर देते थे, जिससे कि नई तरीके की फसलें तैयार होती थी जिन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते थे। तो अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तैयार करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जेनेटिक जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जीन को कट करके दूसरे जीन को ऐड करने के लिए भी हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। नैनो रोबोट्स जो हैं वो जीन को कट करेंगे और नए जीनों को वहां पर ऐड कर देंगे। तो इसलिए डीएनए आरएनए की आपूर्ति करने के लिए जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो हमारे पौधों में सही समय पर नमी बनी रहे, इसलिए हम लोग कुछ ऐसे केमिकल्स, नैनो केमिकल्स पौधों के पास डाल देते हैं जो क्या करते हैं, वायु की नमी को एब्जॉर्ब करके हमेशा पौधों में नमी बनाए रखते हैं। इसके अलावा एक बार आपने पानी डाल दिया पौधों के पास तो ये इतनी नमी बनाए रखेंगे कि आपको बार बार पानी नहीं डालना पड़ेगा। तो परिशुद्ध जल प्रबंधन के लिए भी नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल नैनो पार्टिकल्स बनाए जा रहे हैं जो कि पौधों को बैक्टीरिया या इस तरीके की जो डिसीजेस होती हैं, वायरल डिसीजेस होती हैं या बैक्टीरियल डिसीजेस होती हैं, ठीक है, उनसे, उन बीमारियों से बचाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे खाद्य पैकेजिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये खाद्य जो पैकेज बनाए जा रहे हैं ये एंटी माइक्रोबियल होंगे। एंटी माइक्रोबियल का मतलब ये होता है किसी तरीके के कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जो है इसके अंदर नहीं जा पाएंगे, यानी इसमें खाना आपने रख दिया तो कई समय तक ये जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। तो इन सब जगहों पे जो है नैनो प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल की बात करें तो बच्चों अभी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है भारत की तरफ से। भारत ने दुनिया का पहला, याद रखिएगा बच्चों, दुनिया का पहला नैनो उर्वरक बनाया है। ठीक है, दुनिया का पहला नैनो उर्वरक नैनो यूरिया बनाया है। ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि खेतों में डालने के लिए नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया गया है, नैनो यूरिया को बनाया गया है। इसको जो बनाया है वो इफको ने बनाया है, कलोल गुजरात की जो ब्रांच है इफको की, कलोल गुजरात की, उसने इसको बनाया है। दुनिया का पहला यूरिया है जो कि नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। ये सीधे पत्तियों में डाला जाए। अभी यूरिया क्या होता है, खेतों में हम डालते हैं, जब खेतों में डालते हैं तो 80 से 90% खराब हो जाता है, 80 से 90% वेस्ट हो जाता है, सिर्फ 10% खेतों तक पहुंचता है, मतलब पौधों तक पहुंचता है। लेकिन ये जो नैनो यूरिया है बच्चों, ये 85% तक, क्योंकि इसको सीधे पत्तियों पर स्प्रे कर दिया जाता है और पत्तियां इसको अवशोषित कर लेती हैं, तो 80 से 90% जो है ये जो यूरिया होता है पौधों में अवशोषित हो जाता है, इसलिए वेस्ट बहुत कम होता है। इसलिए जहां पर पहले 50 किलो की बोरी का उपयोग करते थे खेतों में नॉर्मल यूरिया डालने के लिए, अब सिर्फ आधा लीटर की बोतल आप नैनो यूरिया की लाए, उतना यूरिया ये प्रोवाइड कर देगा सिर्फ आधे लीटर में, जितना कि 50 किलो की बोरी जो है वो मतलब जितना यूरिया हमारे खेतों को प्रोवाइड करती थी। तो सीधी सी बात है, बहुत कम जो है बहुत कम उसमें इसको तैयार बहुत कम लागत में भी कम होगा और साथ ही साथ हर एक काम में ये काफी जो है वो बेहतर, मतलब इफिशियंसी भी इसकी बढ़ गई, कीमत भी कम लगी और बहुत कम मात्रा में भी यूज हुआ, जिससे किसानों की आय में सुनिश्चित वृद्धि हुई है। फसल उपज को बढ़ाया गया है, पारंपरिक यूरिया से सस्ता है, लागत कम करने में सहायक है, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है, पौधों के पोषण में सहयोगी है। क्यों? क्योंकि ये सीधे पत्तियों में एब्जॉर्ब हो जाता है। 80 से 90% पहले वेस्ट हो जाता था, अब 80 से 90% अवशोषित हो जाता है। तो ये सब फायदा है इफको के नैनो यूरिया का, तरल नैनो यूरिया की है। इसके अलावा बच्चों पर्यावरण निवारण यानी कि
पर्यावरण यानी कि जो इन्वायरमेंट को बचाने में भी आजकल नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। जल के शुद्धिकरण के लिए यानी जल को शुद्ध करने के लिए, उसको प्यूरिफाई करने के लिए ग्राफीन झिल्ली, जो ग्राफीन मैंने अभी आपको शुरुआत में दिखाया था ना, उसका उपयोग किया जा रहा है। ग्राफीन झिल्ली का प्रयोग किया जा रहा है नैनो फिल्टर की तरह से, जो पानी को फिल्टर करके जितना भी वेस्ट होगा पानी के अंदर, जो भी हार्मफुल केमिकल्स होंगे, उनको वो छान के अलग कर देगा, जिससे पानी शुद्ध हो जाएगा, पीने योग्य हो जाएगा। इसके अलावा अपशिष्ट जल, अपशिष्ट जल का मतलब ये हो जाता है जो वेस्ट जल है, जो आपके घरों से पानी निकल रहा है, जो आपके घरों में बाथरूम से पानी निकल रहा है, आपके सीवेज से पानी निकल रहा है, उसको साफ करके खेतों में पहुंचाने के लिए भी नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। नैनो कण उन सीवेज वाटर में डाल दिया जाएगा, जिससे कि वो जितने भी गंदगी होगी उसको साफ कर देंगे, अलग कर देंगे, और उससे फिर जो पानी निकलेगा उसको खेतों में पहुंचा दीजिए। खेतों में जो है सिंचाई हो गई, और जो वेस्ट निकलेगा जो अलग हो चुका है उसको अलग करके आप जो है उसको कहीं पर डंप कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रदूषण की निगरानी के लिए कि हमारे जो प्रदूषण है उनमें जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना है, इसके अलावा जो है आपके सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना है, उसको सेंस करने के लिए नैनो सेंसर्स को बनाया जा रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से नैनो सेंसर्स का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा अभी वाटर ट्रीटमेंट के लिए यानी कि पानी को शुद्ध करने के लिए, बच्चों आईआईटी मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने माइक्रोप्लास्टिक, जो बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं हमारे पानी में, उनको फिल्टर करने के लिए, पेस्टिसाइड्स यानी कि जो ये आपके कीटनाशक होते हैं उनको फिल्टर करने के लिए, और हैवी मेटल्स को जो है वो पानी के अंदर से निकाल कर अलग करने के लिए एग्जैक्टली यूज कर रहे हैं। जो है वो एक वाटर ट्रीटमेंट इन्होंने बनाया है। ठीक है, एक तरीके से वाटर प्यूरिफायर बनाया है। किसने बनाया है इसे बनाया है आपके आईआईटी मद्रास ने। टाटा केमिकल्स नाम की कंपनी है, जो टाटा की कंपनी है, उसने टाटा स्वच्छ नाम का जो है वाटर फिल्टर बनाया है, जो कि बिना नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया है, जो बिना की बिजली के चलता है। ठीक है, ये ऐसी नैनो फिल्टरेशन डिवाइस है जिसको बिना बिजली के जो है ये चलता है। और तो इसका मतलब जो गांव के इलाके हैं जहां पे बिजली की इतनी व्यवस्था नहीं है, या दूरस्थ इलाके हैं, वहां पर जो है पानी को शुद्ध करने में इसकी मदद ली जाएगी। तो टाटा स्वच्छ, टाटा केमिकल्स का बनाया हुआ नैनो फिल्टर है जो कि पानी को स्वच्छ करेगा। इसके अलावा अभी अमेरिका की जो है कंपनी है, अमेरिका की कंपनी ने क्या किया है, एक ऐसा पेंट बनाया है जो आप अपनी छतों पर, अपनी दीवालों पर अगर इस नैनो पेंट को कर देंगे तो ज्यादातर जो सूर्य की रोशनी होता है, सूर्य की रोशनी जो होती है उसको ये रिफ्लेक्ट बैक कर देगी, उसको ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक कर देगी, जिससे हमारी छतें जो है गर्म रहेंगी, सॉरी ठंडी हो रहेंगी, ज्यादा हीट ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, जिससे हमारे घर भी जो है वो काफी ठंडे रहेंगे। तो नैनोटेक मटेरियल की मदद से क्या हो रहा है कि हम टेसॉन रूफिंग नाम की कंपनी है, वो क्या कर रही है कि छतों को जो है वो गर्म होने से बचाने के लिए, घरों को गर्म होने से बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, रूफ को कूल करने के लिए नैनो मटेरियल्स का यूज किया जा रहा है। अब रक्षा प्रौद्योगिकी में नैनो टेक्नोलॉजी का जो यूज किया जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हल्के बुलेट प्रूफ अग्निरोधी कपड़े बनाए जा रहे हैं। ऐसे कपड़े बनाए जा रहे हैं जिनमें जो पानी को अवशोषित नहीं करते हैं, साथ ही साथ उसमें किसी तरीके का इंफेक्शन यानी बैक्टीरियल और फंगल इंफेक्शन नहीं होता है, जिससे कि हमारे जो आर्मी के पर्सनल्स हैं, वो सैनिक जो हमारे हैं, वो जंगलों में अगर बहुत दिनों तक किसी अभियान में जा रहे हैं, किसी टास्क पर जा रहे हैं, तो अगर वो कपड़ों को ना बदलें और पानी में भी अगर मतलब उनको पार करना पड़े, नदियों को पार करना पड़े, तो उनके कपड़े भीगे नहीं। इसके अलावा साथ ही साथ उनके कपड़े भीगे भी नहीं, और साथ ही साथ जो है उनमें किसी तरीके का इंफेक्शन ना हो। तो हल्के और बुलेट प्रूफ और अग्निरोधी कपड़े बनाने में जो है नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है रक्षा क्षेत्र के अंदर। तो इस तरीके से कुछ नैनो सेलुलोज हाइड्रोफोबिक और नैनो सेलुलोज एंटी माइक्रोबियल जो है वो फाइबर्स का यूज करके ऐसे आर्मी पर्सनल्स के लिए ऐसे कपड़े बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट, हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए जो है नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, जो ज्यादा मजबूत भी हो और साथ ही साथ हल्की भी हो। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो अच्छे गोला बारूद बनाने के लिए, हथियारों को बनाने के लिए, हल्का हथियार हो, ज्यादा मारक क्षमता उसकी होता है, ऐसे हथियारों को बनाने के लिए जिन मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है वो भी नैनो टेक्नोलॉजी से जो है वो बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा विस्फोटकों को सेंस करने के लिए, कहीं पर भी विस्फोटक रखा हुआ है तो उसको सेंस करने के लिए, हथियारों को सेंस करने के लिए जो सेंसर्स बनाए जा रहे हैं वो भी नैनो सेंसर्स हैं, नैनो टेक्नोलॉजी से बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा किसी भी जहाज के अंदर जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, यानी
कि जहाज जो है रडार की पकड़ से बाहर हो जाएं, तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जहाजों के अंदर डेवलप करने के लिए नैनो मटेरियल्स का उपयोग किया जा रहा है, जो रेडियो तरंगों को अवशोषित कर ले। रेडियो तरंगों को, भाई रडार जब रेडियो तरंगों को भेजता है, रेडियो तरंगें टकरा कर वापस आती हैं, इसी से जहाज का पता चल जाता है कि जहाज कहां पर मौजूद है। तो हमारी नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम जहाजों में ऐसे नैनो अवशोषक लगा रहे हैं जो रेडियो तरंगों को अवशोषित कर लेंगे, यानी रिफ्लेक्ट बैक होने ही नहीं देंगे, जिससे कि हम जो रडार की पकड़ में हमारा जहाज आएगा ही नहीं। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को बेहतर करने के लिए हम नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जल्दी से हमारे आर्मी पर्सनल को चोट लग जाती है, गोली लग जाती है, तो जल्दी से घाव भर जाए जिससे कि फिर से वो स्वस्थ हो सकें। तो इसी चिकित्सा में, यानी हमारे आर्मी पर्सनल की चिकित्सा में जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी का जल्दी से जल्दी ऐसी दवाएं बनाई जा रही हैं जो कि हमारे घावों को जो है वो जल्दी से जल्दी भर सकें। इसके अलावा जो है हल्के टिकाऊ वाहनों को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा नैनो सेंसर, ऐसे जो है सोलर सेल्स बनाए जा रहे हैं जिनको फोल्ड किया जा सके, जिनको कॉम्पैक्ट किया जा सके और हमारे आर्मी पर्सनल्स अपने हथियारों के साथ उसे रख सकें। जंगल में मिशन पर जा रहे हैं, बैटरी खत्म हो गई, उनकी डिवाइसेस चार्ज नहीं है, तुरंत सोलर पैनल्स को, जो फोल्डेबल सोलर पैनल है उसको खोला, सोलर एनर्जी से जो है वो बैटरी चार्ज की और उसके बाद अपनी डिवाइस चार्ज हो गई, काम करना शुरू हो गया। तो ये सारी चीजें बच्चों नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से, नैनो मटेरियल से बनाई जा रही हैं। अगर मैं इसी को स्पेस सेक्टर की बात करूं कि अंतरिक्ष में कहां पर इसका उपयोग हो रहा है, तो सीधी सी बात है, हमारे वायुयानों को हल्का बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर सह सकें, क्योंकि जब कोई भी हमारा अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उस वक्त पृथ्वी के घर्षण की वजह से उसका जो तापमान होता है वो कम से कम 3 से 4,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो इतने टेम्परेचर को बर्दाश्त करने वाला मटेरियल हमारे अगर अंतरिक्ष यानों में लगा होगा तो हमारे अंतरिक्ष यान सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसे मटेरियल जो कि ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकें, ऐसे मटेरियल को बनाने के लिए भी आज जो है ऊष्मा प्रतिरोधक परतें बनाने के लिए जो है हम अंतरिक्ष यानों की जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। नैनो सेल का मैंने आपको बता ही दिया कि ऊर्जा समाधान के लिए किया ही जा रहा है। जो हमारे सैटेलाइट में नैनो जो है पैनल, सोलर पैनल्स लगे होते हैं, जिससे कि सैटेलाइट जो है, सिर्फ सैटेलाइट के अंदर जो उपकरण होते हैं काम करते हैं, सोलर पैनल्स आपने देखे होंगे, हर सैटेलाइट में सोलर पैनल्स लगे होते हैं, उनको हल्का, उनको ज्यादा दक्ष बनाने के लिए भी हम नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो सेंसर्स का प्रयोग या नैनो सोलर सेल का उपयोग कर रहे हैं। ये सब जो है ग्राफीन जैसे जो मटेरियल मैंने आपको बताया था उससे बनाया जा रहा है। इसके अलावा हमारे जो रॉकेट हैं, उनकी जो ईंधन क्षमता है, जो उनका फ्यूल सिस्टम है, उसको ज्यादा सशक्त करने के लिए, ज्यादा पावरफुल, यानी ज्यादा से ज्यादा ईंधन का प्रयोग, कम से कम ईंधन का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा जो है पावर डेवलप करने के लिए, जो है ईंधन दक्षता को बढ़ाने के लिए हम नैनो प्रोपेलेंट्स का प्रयोग कर रहे हैं, नैनो प्रोपेलेंट्स की का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा नैनो रोबोट जो होंगे वो अंतरिक्ष यान की सूक्ष्म मरम्मत के लिए यूज किए जाएंगे। इसके अलावा हमारे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है या हमारा भारतीय स्पेस स्टेशन जो मैंने आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बताया, तो वहां पर जो है अंतरिक्ष जो हमारा स्पेस स्टेशन होगा उसमें लगातार ऑक्सीजन रिसाइकिल होती रहे, जिससे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ें तो उसमें से ऑक्सीजन अलग होकर फिर से हमें ऑक्सीजन उस स्पेस स्टेशन में मिलती रहे। तो उसके लिए जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। जीवन समर्थन प्रणालियों को बनाने में जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा अभी हम लोग जो है वो जापान ने कहा है कि हम जो है अंतरिक्ष में एक लिफ्ट बनाने जा रहे हैं, जिससे कि लो अर्थ ऑर्बिट में या लो अर्थ ऑर्बिट में अगर आपको सैटेलाइट को छोड़ना हुआ या अपने जो है वो जो अपने स्पेस यात्रियों को छोड़ना हुआ या एस्ट्रोनॉट्स को छोड़ना हुआ, तो उनको भेजने के लिए आप लॉन्च व्हीकल यानी प्रक्षेपण यान ना यूज करें, बल्कि स्पेस लिफ्ट से छोड़ सकते हैं। तो जापान अभी स्पेस लिफ्ट बनाने की बात कर रहा है, जो एक बेस बनाएगा वहां पर स्पेस में और एक बेस बनेगा जो है अर्थ पर, और दोनों को कनेक्ट किया जाएगा वायर के जरिए, ठीक है। और इससे फिर स्पेस लिफ्ट लेकर जाएगी अंतरिक्ष सैटेलाइट को या अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में छोड़ देगी। तो जो स्पेस लिफ्ट बन रही है, बनाने की योजना है, तो उसमें ये जो वायर्स बनाए जाएंगे जिससे कि ये स्पेस लिफ्ट कनेक्टेड होगी जमीन से, ये जो वायर्स होंगी, ये जो केबल्स होंगी, ये नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो फाइबर से बनाई जा रही हैं। तो नैनो फाइबर की मदद से स्पेस केबल बनाने का प्लान चल रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि वस्त्र एवं उपभोक्ता उत्पाद में
में कहां पर नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, तो आजकल वाटर प्रूफ कपड़े बनाए जा रहे हैं, ये भी नैनो टेक्नोलॉजी से बन रहे हैं। एंटी बैक्टीरियल और धूल रोधी कपड़े, यानी कि बैक्टीरिया भी मतलब इन्फेक्शन भी उन कपड़ों को पहनने से ना हो, चाहे जितने दिन आप पहने रहें, और साथ ही साथ धूल भी उनमें एब्जॉर्ब ना हो, तो ऐसे कपड़े बनाने के लिए नैनो कोटिंग की जा रही है कपड़ों के ऊपर, और ये नैनो टेक्नोलॉजी की ही वजह से संभव हो पाया है। इसके अलावा सिकुड़न रहित कपड़े, यानी कि ऐसे कपड़े जिसमें सिकुड़न ही नहीं पड़ती है, तो ऐसे सिकुड़न रहित कपड़ों को बनाने के लिए भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। सनस्क्रीन बनाने के लिए, जो सूरज की रोशनी के जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उनसे बचाने के लिए हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में TiO2 और जिंक ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स का उपयोग कर रहे हैं। खाद्य पैकेजिंग में मैंने आपको बताया है कि नैनो फिल्म की मदद से, नैनो पॉलीमर्स की मदद से हम ऐसे जो है वो पैकेट्स बना रहे हैं जिसमें बहुत दिनों तक आप खाना रखेंगे तो खराब नहीं होने पाएगा। तो ये सब जगहों पर, हर एरिया में जो है बच्चों नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी के अपने कुछ नुकसान भी हैं बच्चों। नैनो टेक्नोलॉजी के कुछ नुकसान ये हैं कि अभी इसका हमारे शरीर पर किस तरह से काम होता है, ठीक है, या किस तरीके से ये फ्यूचर में हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, अभी हमें बहुत सारा जानकारी नहीं है। क्योंकि अभी ये जो नैनो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं पिछले 20-30 सालों से ही हमारे मार्केट में आए हैं, तो अभी इसका असर अगले 20-30 सालों के बाद ही पता चलेगा कि शरीर पर ये कैसे काम करते हैं, शरीर पर ये कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, या फायदा तो हमें पता है लेकिन नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं ये अभी हमें आइडिया नहीं है। तो अभी ये इसके बारे में थोड़ा सा हमें कॉशन लेना पड़ेगा। हर चीज को हम ऐसे आंख बंद करके नहीं यूज कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की, खास करके जो हमारे शरीर में उपयोग की जा रहे हैं जो मटेरियल हैं। इसके अलावा अभी जो है इसकी टॉक्सिसिटी, यानी कि इसकी जो मतलब ये किस तरीके से हमारी बॉडी पर टॉक्सिक इफेक्ट दिखा सकता है, इसके बारे में भी अभी बहुत ज्ञान नहीं है। कुछ नैनो टेक्नोलॉजी, सभी नहीं लेकिन कुछ नैनो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट ऐसे भी पता चले हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं, कैंसर जनित होते हैं, ठीक है। तो ये इससे भी हमें बचने की, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि नैनो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वो कैंसर कॉज करते हैं, कुछ हैं तो उनके बारे में अध्ययन अभी किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है वो साथ ही साथ इसका पर्यावरण में किस तरीके से हम इसका उन्मूलन करेंगे, कल पर्यावरण को अगर ये नुकसान पहुंचाने लगेगा तो हम कैसे इसे प्रिवेंट करेंगे, इसका भी अभी हमें धीरे धीरे ज्ञान हो रहा है, भी इसमें रिसर्च बहुत किया जाना बाकी है। इसके अलावा जो नैनो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है, एक ये दिक्कत है, और साथ ही साथ इनकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ये सब अभी चैलेंजेस हैं जो नैनो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट के साथ बने हुए हैं। इसके अलावा लेकिन फिर भी चाहे जितना भी हो, देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी है तो उसके सामने जो है बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, फायदे बहुत होते हैं, नुकसान भी होते हैं। लेकिन हमें अगर फायदे ज्यादा हैं तो नुकसान को हम चैलेंज की तरह देखते हैं और उन नुकसानों को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी नो डाउट पूरी दुनिया में एक बहुत वंडर टेक्नोलॉजी, एक बहुत आश्चर्यजनक तकनीक के रूप में आज पूरी दुनिया में इसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा किया जा रहा है। तो अब हम भारत भी कैसे पीछे रहे, तो इसलिए भारत में 2 प्रोग्राम चलाए गए, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन, जिसे नैनो मिशन के नाम से जाना जाता है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन, ठीक है। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो 2007 में इसको शुरू किया गया था, जिसमें यह था कि हम नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है वो अनुसंधान और विकास को बढ़ाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ नैनो टेक्नोलॉजी को जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटीज में शुरू किया जाएगा, इस पर रिसर्च को जो है हम बूस्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स, यानी नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है वो ज्यादा से ज्यादा दक्ष लोग तैयार हो सके, नैनो टेक्नोलॉजी के एरिया में ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिसर्चर, इसके अलावा अच्छी टेक्नोलॉजी को बनाने वाले, और साथ ही साथ अच्छे जो मतलब कह सकते हैं ना एक्सपर्ट्स जो होते हैं, उनको प्रोड्यूस करने में जो है इस टेक्नोलॉजी के इस मिशन के तहत जो है फोकस किया गया। इसके अलावा जो है अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, जो देश नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं उनके साथ हम सहयोग जो है वो उनसे सहयोग लेंगे और उस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने का काम करेंगे। इसके अलावा जो है वो हम कुछ सेंटर्स बनाएंगे जहां पे नैनो टेक्नोलॉजी के पर रिसर्च हो सके, सब लोग अपने जो है वो कह सकते हैं कि अपने जो भी आइडियाज हैं उनको शेयर कर सकें, ठीक है। तो इन सब मिशंस को लेकर, एक बड़े मिशन को लेकर नैनो मिशन की शुरुआत की गई थी, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत की गई थी 2007 में, और अभी इस पर और भी आगे काम चल रहा है। इसके अलावा दूसरा जो प्रोग्राम हमने चलाया था, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव,
चलाया था NSTI, ये 2001 में शुरू करा था। इसमें जो ये तो था हर क्षेत्र में, चाहे अंतरिक्ष के क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे किसी भी दुनिया के जो भी क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है, सब में रिसर्च को बढ़ावा देना, सब में जो है वो प्रोत्साहन देना। लेकिन ये जो प्रोग्राम था नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल, ये मेनली फोकस थी, वैसे इसका भी एम यही था, लेकिन मेनली फोकस थी कि कैसे चिकित्सा के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया जा सके। तो इसको 2001 में शुरू किया गया था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जो है इसको शुरू किया था, और इसमें जो है अनुसंधान और अनुप्रयोगों को जो है वो प्राथमिकता दी गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया गया, और खास करके हेल्थ सेक्टर में कैसे नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये दो मिशन, इंपॉर्टेंट मिशन थे जो भारत सरकार ने जो है नैनो टेक्नोलॉजी के को बढ़ावा देने के लिए, उसको इंकरेज करने के लिए शुरुआत की थी। ठीक है बच्चों, तो ओवरऑल ये नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बात करी। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी का कहां पर एप्लीकेशन हो रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी मिशंस क्या हैं, इनके बारे में कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की। होप कि बच्चों ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।